नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना अशोक बकारिया। लर्न स्मार्ट विद अशोक बकारिया ऐप के माध्यम से मैं आपके साथ जुड़ा हूं। दोस्तों, जैसे हमने विज्ञान का जो प्रथम अध्याय रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के 3 पार्ट जो है हमने डिस्कस किए थे। आज चौथे पार्ट में हम जो है इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। आपसे अनुरोध रहेगा कि आप मेरा जो YouTube चैनल है लर्न स्मार्ट विद अशोक बकारिया, जिसके माध्यम से ये आप देख रहे हैं, उसको आप सब्सक्राइब करें। साथ में जो है मेरी ऐप भी उसको भी आप जो है सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना जो है बिल्कुल फ्री है, उसमें कोई भी पैसे नहीं लगते हैं। तो चलते हैं, आज डिस्कस करते हैं। जैसे हमने पहले पढ़ा था कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या है, रासायनिक बदलाव क्या है, केमिकल चेंजेस जो है हमारे अराउंड जो है क्या है, और उन केमिकल चेंजेस को, उन रासायनिक अभिक्रियाओं को हम कैसे विज्ञान की भाषा में समीकरणों के रूप में लिख सकते हैं, वो हमने डिस्कस किया था। और उन रासायनिक समीकरणों को हमने बैलेंस करना, यानी रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना भी हमने सीखा था। आज हम ये सीखेंगे, इस पर चर्चा करेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं हैं कितने प्रकार की। तो ये रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, कक्षा 9 में हम अध्ययन कर चुके हैं कि रासायनिक क्रिया के समय किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता है, यानी कोई भी परमाणु आपस में नहीं बदलते, रीअरेंजमेंट होता है। वी हैव लर्न्ड in class 11th that during a chemical reaction atoms of one element do not change into those of another element। ना तो कोई परमाणु मिश्रण से बाहर जाता है और ना ही बाहर से मिश्रण में आता है। nor do atoms disappear from the mixture or appear from elsewhere। वास्तव में किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के आपसी आबंध के टूटने एवं जुड़ने से नए पदार्थों का निर्माण होता है। एक्चुअली केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स टू प्रोड्यूस अ न्यू सब्सटेंस। परमाणु के बीच विभिन्न प्रकार के आबंध के बारे में आप अध्याय 3 तथा 4 में अध्ययन करेंगे। यू विल स्टडी अबाउट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म बिटवीन एटम्स इन चैप्टर 3 and 4। यानी कहने का अर्थ है कि जहां भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं वहां कोई एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता है। जो आपस में जो आबंध होते हैं, जो जुड़े होते हैं, वो आबंध टूट करके दोबारा से रीअरेंज होते हैं, दोबारा से पुनर्स्थापित होते हैं। यही रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि पहला प्रकार जो है वो संयोजन अभिक्रिया है। शब्दों का अर्थ समझना, शब्दों का अर्थ आप समझेंगे तभी विज्ञान या किसी अन्य सब्जेक्ट को आप समझ पाएंगे। इसमें संयोजन अभिक्रिया है, यानी इसमें जो है ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। संयोग मिलना, दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थ रसायन आपस में जब मिलते हैं तो उसको हम संयोजन अभिक्रिया या कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं, कंबाइन होते हैं। क्रियाकलाप 1.4 एक्टिविटी 1.4 इसको देखते हैं। एक बीकर में थोड़ा सा कैल्शियम ऑक्साइड तथा बुझा हुआ चूना लीजिए। टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और क्विक लाइम इन अ बीकर। इसमें धीरे धीरे जल मिलाइए, यानी पहले हमने बुझा हुआ चूना लेना है और उसमें धीरे धीरे से हमने पानी मिलाना है। स्लोली ऐड वाटर टू दिस। अब बीकर को स्पर्श कीजिए जैसा चित्र 1.3 में दिखाया गया है। टच द बीकर एज शोन इन फिगर 1.3। जैसे बीकर को हम छुएंगे तो ठंडा हुआ है, गर्म हुआ है। क्या इसके ताप में कोई परिवर्तन हुआ है? होता है, इसका तापमान बढ़ता है। ये देखिए, ये बीकर है, बीकर के अंदर जो है कैल्शियम ऑक्साइड डाला है और उसमें फिर पानी डाला है। हम जब छुएंगे तो ये गर्म होगा। कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझे हुए चूने या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करके अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है।
calcium oxide reacts vigorously with water to produce slacked lime, a calcium hydroxide releasing a large amount of heat. आप इसको रासायनिक समीकरण के रूप में ऐसे प्रदर्शित कर सकते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड और जल, इन बुझा हुआ चूना और ये जल, ये आपस में अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और साथ में ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसीलिए ये बीकर गर्म हुआ था। ये बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड है, क्विकलाइम, ये बुझा हुआ चूना या स्लैक्ड लाइम, या इसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कह सकते हैं। इस अभिक्रिया में कैल्शियम ऑक्साइड तथा जल मिलकर एकल उत्पाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। In this reaction, calcium oxide and water combines to form a single product, calcium hydroxide. ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। Such a reaction in which a single product is formed from two or more reactants is known as combination reaction. जैसे हम ये देख सकते हैं ना, ये दो कैल्शियम ऑक्साइड और जल आपस में अभिक्रिया करके संयोग करके मिल करके क्या बनाते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझा हुआ चूना। तो ये कौन सी अभिक्रिया हुई, संयोजन अभिक्रिया। दो जो है केमिकल आपस में मिलकर के एक उत्पाद बनाते हैं, या कोई तीन भी हो सकते हैं। जब दो या तीन आपस में मिलकर के एक उत्पाद बनाते हैं, उस अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रियाओं का पहला प्रकार संयोजन अभिक्रिया जो हमने डिस्कस किया है। अब थोड़ा कुछ रोचक जानकारी भी होती है जो दैनिक जीवन में हम देखते हैं। क्या आप जानते हैं, डू यू नो, ऊपर की अभिक्रिया में निर्मित बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है। A solution of slacked lime produced by the reaction 1.13 is used for whitewashing walls. दीवारों में सफेदी करने के प्रयोग में होती है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करके दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बना देता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स स्लोली विद द कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर टू फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन द वॉल्स। सफेदी करने के 2-3 दिन बाद कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है और इससे दीवारों पर चमक आ जाती है। कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड आफ्टर 2 or 3 days of white washing and gives a shiny finish to the walls. रोचक बात यह है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र भी कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 ही है। It is interesting to note that the chemical formula for marble is also CaCO3. तो कहने का अर्थ है कि आपने देखा होगा कि दीवारों पर जब सफेदी करते हैं, चूना करते हैं, तो क्या करते हैं, हम बाजार से जो है वो चूना लाते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड लाते हैं, उसको जब हम पानी के साथ मिलाते हैं तो वो बुझा हुआ चूना बन जाता है, जिसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। और ऐसी प्रक्रिया में बड़ी सारी ऊष्मा निकलती है। कई बार आप देखेंगे बाल्टी गर्म हो जाती है, प्लास्टिक की बाल्टी है, अधिक चूना है और पानी भी ज्यादा उसमें डालते हैं तो इतनी ऊष्मा निकलती है, इतनी हीट निकलती है कि प्लास्टिक की बाल्टी जो टेढ़ी हो जाती है, मेल्ट हो जाती है। तो इसको जरा धीरे से करना, हाथ भी आपका जल सकता है। और जब ये बुझा हुआ चूना है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है CaOH2O, इसको जब हम दीवारों पर करते हैं तो शुरू में हमें कोई भी रंग नहीं दिखाई देता, हमें ऐसे लगता है कि पानी हमने लगा दिया। क्यों? क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है, बुझा हुआ चूना जो है, वो रंगहीन होता है। तो फिर ये सफेद रंग कैसे डेवलप होता है? धीरे धीरे जो वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड है वो कैल्शियम ऑक्साइड के साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाती है, जो कि सफेदी होती है, जो कि सफेद रंग की होती है, सफेद चमक वाली होती है। ये देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो हमने चूने का पानी था
वो जब दीवार के साथ अप्लाई किया तो कार्बन डाइऑक्साइड गैसीय अवस्था में जो वायुमंडल की थी इसके साथ अभिक्रिया करके इसने कैल्शियम कार्बोनेट बनाया और जल बनाया। तो ये एक संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। आइए संयोजन अभिक्रिया के कुछ और उदाहरणों पर चर्चा करें। लेट अस डिस्कस सम मोर एग्जांपल्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। कोयले का दहन, जब कोयला हम जलाते हैं, जैसे कोयला है उसमें मुख्यतः कार्बन होता है। कोयला का दहन यानी कार्बन और ऑक्सीजन आपके साथ एक दूसरे के साथ मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड का गैस का निर्माण करते हैं। कोयले को जब हम जलाते हैं तो क्या होता है कि वायुमंडल की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। यानी दो पदार्थ यानी कार्बन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर के एक ही पदार्थ बनाते हैं संयोग करके, तो क्या होता है ये संयोजन अभिक्रिया है। इसमें भी बड़ी सारी ऊष्मा निकलती है, हीट निकलती है। दूसरा एक और उदाहरण, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस जब आपस में मिलकर के जलती हैं तो जल का निर्माण होता है। ये देखिए हाइड्रोजन गैस के दो अणु ऑक्सीजन गैस के एक अणु के साथ मिलकर के जल का एक अणु बनाते हैं। इसमें भी बड़ी सारी ऊष्मा या हीट उत्पन्न होती है। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ तत्व या यौगिक संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रियाओं को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। दो प्रकार के पदार्थ जब आपस में मिलकर के एक पदार्थ बनाते हैं तो उसको संयोजन कहते हैं। ये पहला प्रकार है रासायनिक अभिक्रियाओं का। इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दैट व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स combine to form a single product, the reactions are called combination reactions. क्रियाकलाप 1.4 में हमने ये भी देखा कि अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न हुई। इन एक्टिविटी 1.4 we also observe that a large amount of heat is evolved. इससे अभिक्रिया मिश्रण गर्म हो जाता है। This makes the reaction mixture warm. जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उन्हें ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। Reactions in which heat is released along with the formation of products are called exothermic chemical reactions. यानी रासायनिक अभिक्रियाएं जैसे कैल्शियम ऑक्साइड और जल आपस में मिलकर के कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते थे, उसमें भी ऊष्मा उत्पन्न हुई। कार्बन और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, उसमें भी ऊष्मा उत्पन्न हुई। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में जो अभिक्रिया करके जल बनाते हैं उसमें भी ऊष्मा निकली, उत्पन्न हुई। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा उत्पन्न हो, हीट इन्वॉल्व हो, ऐसी अभिक्रियाओं को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं, ये अंग्रेजी में एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के कुछ अन्य उदाहरण हैं। अदर एग्जांपल्स ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर प्राकृतिक गैस का दहन, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस कौन सी है? इसमें मुख्यतः मीथेन होती है, CH4। ये देखिए CH4 का एक अणु ऑक्सीजन के दो अणुओं के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाते हैं। एक कार्बन डाइऑक्साइड का अणु और जल के दो अणु बनाते हैं और ऊर्जा निकलती है। यह भी ऊष्माक्षेपी यानी एक्सोथर्मल रिएक्शन का उदाहरण है। हम सभी जानते हैं, क्या आप जानते हैं कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है? डू यू नो दैट रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस? रेस्पिरेशन मतलब श्वसन, इसमें दो चरण होते हैं। एक भौतिक जिसमें हम सांस अंदर लेते हैं और वायु की ऑक्सीजन जो हमारे ब्लड में चली जाती है और हमारे ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वायु में आकर के हम उसको छोड़ देते हैं। ये तो फिजिकल हो गया, ये भौतिक चरण हो गए। और जब ये ऑक्सीजन जो है ब्लड में घुल करके जब शरीर के विभिन्न हिस्सों में जाती है तो वहां ये ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन अभिक्रिया करती है तो उसमें ऊर्जा निकलती है। और ये ऊर्जा जो है ये धीरे धीरे निकलती है, आग के जलने की तरह नहीं होती है, लेकिन है तो ये भी एक्सोथर्मिक ही अभिक्रिया है।
ये हमें जीवित रखने में प्रयोग होती है। देखिए क्या लिखा है। हम सभी जानते हैं कि जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वी ऑल नो दैट वी नीड एनर्जी टू स्टे अलाइव। ये ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम फूड वी ईट। पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। ड्यूरिंग डाइजेशन फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, जैसे चावल, आलू तथा ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होता है। फॉर एग्जाम्पल राइस, पोटैटोस एंड ब्रेड कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स। इन कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है। These carbohydrates are broken down to form glucose। ये ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। दिस ग्लूकोज combines with oxygen in the cells of our body and provides energy। इस अभिक्रिया का विशेष नाम श्वसन है, जिसका अध्ययन आप अध्याय 6 में करेंगे। The special name for this reaction is respiration, the process of which you will study in class in chapter 6। तो वही बात होगी ना, इसमें ये कहा गया है कि जब हम भोजन खाते हैं तो भोजन में कार्बोहाइड्रेट हमारा मुख्य भोजन का हिस्सा है, जिसमें जैसे आलू हो गए, राइस हो गया, ब्रेड हो गया, इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। और जब हम खाते हैं तो पाचन के बाद ये छोटे छोटे टुकड़ों में पचता है, जिसे ग्लूकोज कहते हैं। यही ग्लूकोज शरीर के विभिन्न हिस्सों में जाता है, और जब हम सांस लेकर के ऑक्सीजन भी है ब्लड में जाती है, वो भी शरीर के विभिन्न हिस्सों में जाते हैं, और वहां ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन आपस में मिलकर के श्वसन करते हैं, यानी रासायनिक अभिक्रिया करते हैं। इस रासायनिक अभिक्रिया को हम श्वसन कहते हैं, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा हमें मिलती है। ये ऊर्जा हमें जीवित रहने के लिए आवश्यक है। तो ये देखिए ग्लूकोज का एक अणु कैसे लिखते हैं, आपने ध्यान देना है, इसको याद रखना है। C6H12O6, यानी ग्लूकोज के एक अणु में 6 कार्बन परमाणु है, 12 हाइड्रोजन के परमाणु है और 6 ऑक्सीजन के परमाणु है। तो ये 6 ऑक्सीजन के अणु के साथ अभिक्रिया करके 6 कार्बन डाइऑक्साइड और 6 जल के अणु पैदा करते हैं, साथ में ऊर्जा उत्पन्न होती है। यही ऊर्जा हमें जीवित रखने के लिए प्रयोग होती है। लेकिन ये ऊर्जा जैसे हम चूल्हे में, जैसे मान लो हम किसी चीनी को ही खाते, चीनी भी पाचन के बाद ग्लूकोज में बदलती है, या आटा वो भी जलने के बाद जो है वो पचने के बाद आटा भी जो है वो ग्लूकोज में परिवर्तित होता है। तो जब हम चूल्हे में इसको आटे को, चीनी को जलाएं तो एकदम ज्वाला से जलता है, लेकिन जब शरीर के अंदर ये श्वसन होता है तब ये धीरे धीरे ऊर्जा निकलती है, तो हमारा शरीर ही जल जाएगा ना। ये हमारे शरीर की प्रक्रियाएं हैं जो हमें जीवित रखने के लिए प्रयोग होती हैं। शाक सब्जियों यानी वनस्पति द्रव्य का विघटन होकर कंपोस्ट बनना भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का ही उदाहरण है। The decomposition of vegetable matter into compost is also an example of an exothermic reaction। जो शाक सब्जियां होती हैं, यह वनस्पति जो द्रव्य होता है, जो मैटर होता है, वो जब सड़ता है वो भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, एक्सोथर्मिक ही होता है। जो कंपोस्ट बनने के बाद खाद बनती है, जो हमारे खेतों में प्रयोग होती है, अच्छी फसल के लिए प्रयोग होती है। क्रियाकलाप 1.1 में दी गई अभिक्रिया के प्रकार को पहचानिए जिसमें एकल उत्पाद के निर्माण के साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन एक्टिविटी 1.1 वेयर हीट इज गिवन आउट अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ सिंगल प्रोडक्ट। ये आपको करने के लिए आपने ये करना है, इसको, ये क्रियाकलाप आपके लिए है। अब दूसरा देखो, पहला हमने क्या किया, संयोजन अभिक्रिया पढ़ा, मतलब अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ रहे हैं ना, केमिकल रिएक्शन के टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हैं। तो पहला प्रकार हमने संयोजन पढ़ा, यानी 2 या 2 से अधिक जो पदार्थ हैं आपस में रासायनिक अभिक्रिया करके जब एकल पदार्थ बनाते, सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उसको हम संयोजन बोलते हैं। अब एक पदार्थ या एक, इसका उल्टा,
एक पदार्थ या एक रिएक्टेंट्स जो है टूट करके दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थों में जब टूटता है तो उसको हम वियोजन कहते हैं। वियोग होना, वियोजन अलग होना। देखिए क्या लिखा है, क्रियाकलाप 1.5 एक्टिविटी 1.5, एक शुष्क क्वथन नली में 2 ग्राम फेरस सल्फेट के क्रिस्टल लीजिए। टेक अबाउट 2 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट इन क्रिस्टल इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। फेरस सल्फेट के क्रिस्टल के रंग पर ध्यान दीजिए। नोट द कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल, ये हरा होगा। क्वथन नली को बर्नर या स्पिरिट लैंप की ज्वाला पर गर्म कीजिए, जैसा चित्र 1.4 में दिखाया गया। हीट द बॉइलिंग ट्यूब ओवर द फ्लेम ऑफ बर्नर और स्पिरिट लैंप एज शोन इन फिगर 1.4 में दिखाता हूं। गर्म करने के पश्चात क्रिस्टल के रंग को देखिए। ऑब्जर्व द कलर ऑफ द क्रिस्टल आफ्टर हीटिंग। ये देखिए यहां पर ये क्वथन नली है, बॉइलिंग ट्यूब, इसके अंदर फेरस सल्फेट क्रिस्टल डाले हैं, इसको बर्नर से गर्म किया जा रहा है, इससे कुछ गैस निकल रही है। इसमें ध्यान देंगे आप, ये टेस्ट ट्यूब जो है ना अपनी तरफ रखनी है ना अपने कोई सहपाठी उसकी तरफ रखनी है, क्योंकि जब भी कोई गैस है, कोई भी ऐसा हानिकारक रसायन जो है आपके ऊपर ना गिरे, इसलिए ऐसे रखना। और गैस को सूंघना ऐसे अपने नाक की तरफ हाथ से हवा करके। फिगर 1.4, फेरस सल्फेट क्रिस्टल वाली परख नली को गर्म करने तथा गंध सूंघने की सही विधि ये बताई गई है। करेक्ट, मतलब अपनी तरफ नहीं रखना। करेक्ट वे ऑफ हीटिंग द बॉइलिंग ट्यूब कंटेनिंग क्रिस्टल ऑफ फेरस सल्फेट एंड ऑफ स्मेलिंग द ऑर्डर। तो ये पर्सनली अपनी तरफ नहीं रखी, ना ही किसी अपने सहेली या अपने किसी सहपाठी की तरफ रखें, ये सही तरीका है। क्या आपने ध्यान दिया कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल के हरे रंग में परिवर्तन हुआ? बिल्कुल। हैव यू नोटिस दैट द ग्रीन कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल हैव चेंज्ड? सल्फर के दहन से उत्पन्न उस अभिलाक्षणिक विशिष्ट गंध को भी आप सूंघ सकते हैं। यू कैन आल्सो स्मेल द कैरेक्टरिस्टिक ओडर ऑफ बर्निंग सल्फर। ये देखिए फेरस सल्फेट है FeSO4, ठोस है, इसको गर्म करने पर ये टूटा है। तो दूसरी प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं, वियोजन। जब एक पदार्थ बड़े सारे पदार्थों में टूटता है तो फेरस सल्फेट टूटता है फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, तीन प्रकार के पदार्थों में ये ठोस होता है, ये 2 गैसें हैं। आप देख सकते हैं कि इस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है। इन दिस रिएक्शन यू कैन ऑब्जर्व दैट अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू गिव सिंपल प्रोडक्ट्स। ये एक वियोजन अभिक्रिया है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शन। दिस इज अ डीकंपोजिशन रिएक्शन। गर्म करने पर फेरस सल्फेट FeSO4.7H2 क्रिस्टल जल का त्याग कर देता है और क्रिस्टल का रंग बदल जाता है। इसकी मैं चर्चा थोड़ी सी आपसे करूंगा। यहां हम FeSO4 लिख रहे हैं, यहां 2FeSO4.7H2O। मैं आपको बताता हूं क्रिस्टलन जल होता है। मैं थोड़ी सी चर्चा आपके इसमें करता हूं। ये देखिए ये है 2FeSO4.7H2O, जबकि हम चर्चा तो वहां FeSO4 के डिकम्पोजिशन है, वियोजन की कर रहे हैं। तो ये क्या बीमारी है, ऐसा क्यों लिखा है? ये असल में एक लगभग अणु के रूप में रहता है। कैसे? जिसमें क्या होता है, 2 FeSO4 के अणु आपस में जुड़े रहते हैं। FeSO4 2 है ना यहां ऐसे, और इनके साथ 7H2O जल के अणु
भी जुड़े रहते हैं। ये देखिए, एक, दो, तीन, चार, पांच, 6 और 7। तो इस प्रकार से ये एक बड़ा अणु आपस में बना रहता है, एक समूह बना रहता है जिसमें 2 फेरस सल्फेट के अणु है और 7 जल के अणु है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये जो है ये क्रिस्टलन जल या वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। ये कब टूटता है? जब हम इसको गर्म करते हैं। जब हम गर्म करते हैं 2FeSO4 7H2O, इसको जब हम हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो क्या देता है? ये 2 फेरस सल्फेट के अणु देता है और साथ में 7 जल के अणु देता है। ये अलग हो गया। तो यही बात वहां पर की जा रही थी गर्म करने पर। ये देखिए, ये गर्म करने पर फेरस सल्फेट FeSO4 2FeSO4.7H2O यानी 2 ये फेरस सल्फेट के साथ 7 जल के अणु आपस में जुड़े रहते हैं। गर्म करने पर फेरस सल्फेट FeSO4.7H2O क्रिस्टल जल का त्याग कर देता है और क्रिस्टल का रंग बदल जाता, सफेद हो जाता है। फेरस सल्फेट क्रिस्टल 2FeSO4.7H2O लूज वाटर व्हेन हीटेड एंड द कलर ऑफ द क्रिस्टल चेंजेस। इसके उपरांत ये फेरिक ऑक्साइड FeSO4, अब दोबारा फिर मैं आपको बताता हूं यहां, अब जब हम फेरस सल्फेट को जब हम हीट करते हैं तो क्या होता है? फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैसें बनती, तीन बन गए, फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो पहले क्या था? इसका रंग सफेद होता है। मैं थोड़ा सा दोबारा आपको बता देता हूं। 2FeSO4, इसके साथ 7 जल के अणु जुड़े हुए हैं। जब हम हीट करते हैं तो क्या हुआ था? 2 FeSO4 के अणु और 7 जल के अणु अलग हो गए थे। तो ये हरा था इसका रंग, ठीक है, और यहां ये सफेद। इसलिए जब हम फेरस सल्फेट के इसको थोड़ा सा नहीं, यहां ये ठीक था। तो ये इस प्रकार से जब हम गर्म करते हैं तो इस तरीके से ये टूटते हैं। ये रासायनिक अभिक्रिया अभी संतुलित नहीं है, आपने इसको संतुलित भी करना है। इसके साथ साथ एक और मैं आपको उदाहरण बताता हूं, कॉपर सल्फेट, नीला थोथा। ये है CuSO4 5
H2O। ये क्रिस्टलाइज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टल जल, इसमें 5 होते हैं। इसका रंग नीला होता है, इसलिए इसको नीला थोथा भी कहते हैं। नीला है। जब इसको हम गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो ये क्या हो जाता है, कॉपर सल्फेट और 5 जल के अणु इससे अलग हो जाते हैं, तो इसका रंग फिर सफेद हो जाता है। तो इसी प्रकार से ये इसमें भी ये फेरस सल्फेट हरा होता है। गर्म करने पर फेरस सल्फेट जो सफेद और 7 जल के अणु बनते हैं, और यही फिर जब दोबारा हीट हो रहा होता है तो ये टूटता है फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में, और तब आपको उसकी गंध आती है सल्फर के जलने की तरह। वो सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड की गैस होती है, क्योंकि सल्फर इसके अंदर होता है। तो इस तरह से ये हमने डिस्कस किया। इसके उपरांत ये फेरिक ऑक्साइड जो है फेरस सल्फेट जो है, फेरिक ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में वियोजित हो जाता है। फेरिक ऑक्साइड ठोस है, जबकि सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैसें हैं। इट देन डिकम्पोजेस टू फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, sulfur dioxide and sulfur trioxide. Ferric oxide is a solid while sulfur dioxide and sulfur trioxide are gases. तो इस प्रकार से हमने अभी पहले संयोजन अभिक्रिया डिस्कस की, अभी हम वियोजन अभिक्रिया डिस्कस कर रहे हैं। ऊष्मा पर कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजन होना एक प्रमुख वियोजन अभिक्रिया है। दूसरी वियोजन अभिक्रिया अब ये भी है, जिसका उपयोग विभिन्न उद्योगों में होता है। डीकंपोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग इज एन इंपॉर्टेंट डीकंपोजिशन रिएक्शन यूज्ड इन वेरियस इंडस्ट्रीज। कैल्शियम ऑक्साइड को चूना या बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड इज कॉल्ड लाइम और क्विक लाइम। इसके अनेक उपयोगों में से एक उपयोग सीमेंट के निर्माण में होता है। इट हैज मैनी यूजेस, वन इज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट। ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। व्हेन अ डीकंपोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग इट इज कॉल्ड थर्मल डीकंपोजिशन। जब गर्म करके हम किसी पदार्थ को, एक पदार्थ को विभिन्न हिस्सों में तोड़ते हैं, तो उसको हम ऊष्मीय वियोजन या अंग्रेजी में इसको हम थर्मल डीकंपोजिशन कहते हैं। एक अन्य उदाहरण, जैसे पहले हम फेरस सल्फेट का पढ़ा, अभी हम कैल्शियम कार्बोनेट का पढ़ते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट असल में क्या है, CaCO3 ठोस चूने का पत्थर होता है जो खानों से निकलता है। इसको जब हम हीट करते हैं तो क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड इससे निकलती है। कैल्शियम ऑक्साइड जो है बुझा हुआ चूना है। ऊष्मीय वियोजन यानी अभिक्रिया का एक अन्य उदाहरण क्रियाकलाप 1.6 में दिया गया है। क्रियाकलाप 1.6 एक्टिविटी 1.6। एक क्वथन नली में 2 ग्राम लेड नाइट्रेट का चूर्ण लीजिए। टेक अबाउट 2 ग्राम लेड नाइट्रेट पाउडर इन अ बॉइलिंग ट्यूब। चिमटे से क्वथन नली को पकड़कर ज्वाला के ऊपर रखकर इसे गर्म कीजिए, जैसा चित्र 1.5 में दिखाया गया है। होल्ड द बॉइलिंग ट्यूब विद अ पेयर ऑफ टोंग्स एंड हीट इट ओवर अ फ्लेम एज शोन इन फिगर 1.5। आपने क्या देखा, यदि कोई परिवर्तन हुआ तो उसे नोट कर लीजिए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, नोट डाउन द चेंजेस इफ एनी। ये देखिए, ये बर्नर है, ये क्वथन नली है, टेस्ट ट्यूब है, इसमें क्या डाला है, लेड नाइट्रेट डाला है। यहां इसको टोंग्स चिमटे के साथ पकड़ा है, गर्म किया है, तो क्या होता है, हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट एंड इमिशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। आप देखेंगे कि भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है, वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस होती भूरे रंग की। यह भी वियोजन अभिक्रिया है। ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 का धुआं है। ये अभिक्रिया इस प्रकार होती है, यू विल ऑब्जर्व
the emission of brown fumes. These fumes are of nitrogen dioxide NO2. The reaction takes place is, ये देखिए, लेड नाइट्रेट, लेड पीबी, ठीक है, नाइट्रेट NO3 ट्वाइस, ठीक है, पीबी ब्रैकेट में NO3 ब्रैकेट बंद 2, इसको लेड नाइट्रेट हम कहते हैं, इसको इस तरीके से लिखते हैं, शीशे का नाइट्रेट है। जब हम गर्म करते हैं हीट करके तो ये लेड ऑक्साइड में टूटता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैसें निकलती हैं, इन तीन चीजों में ये टूटा, तो ये भी वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। और कौन सी वियोजन अभिक्रिया? ऊष्मीय वियोजन, थर्मल डिकम्पोजिशन, गर्म करने। आइए क्रियाकलाप 1.7 तथा 1.8 में दी गई कुछ अन्य अपघटन अभिक्रियाएं करें। लेट अस परफॉर्म सम मोर डिकम्पोजिशन रिएक्शन एज गिवन इन एक्टिविटीज 1.7 एंड 1.2। क्रियाकलाप 1.7, क्रियाकलाप 1. एक्टिविटी 1.7, एक प्लास्टिक का मग लीजिए, टेक अ प्लास्टिक मग, इसकी तली में 2 छिद्र करके उसमें रबड़ की डाट लगा दीजिए। ड्रिल 2 होल्स एट इट्स बेस एंड फिट रबर स्टॉपर्स इन दिस होल। इन छिद्रों में कार्बन इलेक्ट्रोड डाल दीजिए, जैसा कि चित्र 1.6 में दिखाया गया है। इंसर्ट कार्बन इलेक्ट्रोड्स इन दीज रबर स्टॉपर्स एज शोन इन फिगर 1.6। इन इलेक्ट्रोडों को 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दीजिए। कनेक्ट दीज इलेक्ट्रोड टू अ 6 वोल्ट बैटरी। मग में इतना जल डालिए कि इलेक्ट्रोड उसमें डूब जाए। फिल द मग विद वाटर सच दैट द इलेक्ट्रोड्स आर इमर्स। ये देखिए, ये क्रियाकलाप है, एक मग है, इसके नीचे छेद किया, इसमें रबर फिट किया, रबर से के अंदर 2 इलेक्ट्रोड जो कार्बन इलेक्ट्रोड इसमें जो है डाली है। फिर इसके अंदर पानी डाल दिया, पानी डालकर, पानी इतना डालना कि ये इसमें अंदर आ जाए। और फिर उसके बाद ये एनोड और कैथोड 2 है, इसको बैटरी के साथ, सेल के साथ जोड़ते हैं। तो क्या होता है? जल में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदे डालें। एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू द वाटर। क्यों डालते हैं सल्फ्यूरिक एसिड? थोड़ा सा क्यों डालते हैं? क्योंकि शुद्ध जल जो प्योर वाटर इज नॉट कंडक्टर ऑफ, इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जल जो शुद्ध जल है उसमें विद्युत प्रवाहित नहीं होती है, इसलिए थोड़ा सा हम या तो सॉल्ट डालते हैं या सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे, जिससे जल जो है ये कंडक्टर हो जाए, इसमें से विद्युत जो है पास हो जाए। जल में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें डाल दीजिए। एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इन द वाटर। जल से भरी 2 आंशिक आशंकित प्रखनलियों को दोनों कार्बन इलेक्ट्रोडों के ऊपर उल्टा करके रख दीजिए। जैसे ये बताया ना, ये कार्बन के इलेक्ट्रोड है, इसके ऊपर 2 प्रखनलियां उल्टी रख दी है। Take 2 test tube filled with water and invert them over 2 carbon electrodes. अब विद्युत धारा प्रवाहित करके इस उपकरण को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। स्विच ऑन द करंट एंड लीव द ऑपरेटर्स अनडिस्टर्ब्ड फॉर सम टाइम। दोनों इलेक्ट्रोडों पर आप बुलबुले बनते हुए देखेंगे। यू विल ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स एट बोथ द इलेक्ट्रोड्स। ये बुलबुले आंशिक आशंकित नली से जल को विस्थापित कर देते हैं। These bubble displace water in the test tubes। आशंकित हुआ ग्रेजुएटर, जिनके ऊपर निशान लगे होते हैं। क्या दोनों प्रखनलियों में एकत्रित गैस का आयतन समान है? Is the volume of the gas collected the same in both the test tube? क्या दोनों प्रखनलियों में बराबर गैस बनती है? जब दोनों प्रखनलियां गैस से भर जाएं तब उन्हें सावधानी पूर्वक हटा दीजिए। Once the test tubes are filled with the respective gases, remove them carefully। एक जलती हुई मोमबत्ती को दोनों प्रखनलियों के मुंह के ऊपर लाकर इन गैसों की जांच कीजिए। Test these gases one by one by burning a burning candle close to
द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब। सावधानी, जितने भी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, जितने भी वैज्ञानिक प्रयोग हैं, बिना अध्यापकों के या लेबोरेटरी असिस्टेंट या लेबोरेटरी टेक्नीशियन के नहीं करने चाहिए। ये कोई घर में कोई विज्ञान जिसने पढ़ा उसकी उपस्थिति में ही करें, क्योंकि दुर्घटना घट सकती है। सावधानी, इस चरण को शिक्षक द्वारा सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए। कॉशन, दिस स्टेप मस्ट बी परफॉर्म्ड केयरफुली बाय द टीचर। दोनों परिस्थितियों में क्या होता है, व्हाट हैपन्स इन ईच केसेस, दोनों प्रक्रियाओं में कौन सी गैस उपस्थित है, विच गैस इज प्रेजेंट इन दिस टेस्ट ट्यूब। दोबारा मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए, एक मग लिया था, उसमें छेद किया तले में और दो जो है इलेक्ट्रोड्स डाल दी, कार्बन की इलेक्ट्रोड डाल दी, ठीक है। फिर उसमें पानी भरा, फिर पानी से भरी हुई दो प्रणालियां इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के ऊपर डाल दी, फिर बैटरी से इनको जोड़ दिया, करंट लगा दिए। घर का करंट एसी करंट नहीं है, बैटरी सेल या दूसरी 6 वोल्ट की कम वाले डाल करके, और इसमें थोड़ी सी बूंदे हमने सल्फ्यूरिक एसिड की भी डाले, ताकि पानी जो है, पानी में से विद्युत गुजर सके। तो आप देखेंगे कि दोनों प्रणालियों में गैसें बनती हैं और उनका जो आयतन है, वॉल्यूम भी अलग अलग है। आप देखिए, एनोड पर गैस कम है और कैथोड पर गैस दुगनी है, एनोड से दुगनी है। ये अलग गैस है, ये अलग गैस है। ये कौन सी गैस है, ऑक्सीजन गैस है। ये कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस। आपको पता ना, जल H2O है ना, ये देखिए, जल क्या है, H2O, यानी जल के एक अणु में 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। एक को हम लिखते ही नहीं, तो इसलिए यहां पर हाइड्रोजन जो है, आप ये देखेंगे, ये दुगनी है ऑक्सीजन की तुलना में। एनोड के ऊपर ऑक्सीजन इकट्ठी हो जाती है और कैथोड के ऊपर हाइड्रोजन इकट्ठी हो जाती है। तो ये कौन सा उदाहरण है, ये जल का जो है वो वियोजन है, विद्युत वियोजन, यानी कौन सा, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। तो इस प्रकार से हमें ये भी पता चलता है कि जल जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बना है, और इसमें ये देखिए, ऑक्सीजन से दुगनी हाइड्रोजन बनती है। अब ये जलेंगे भी, कैसे जलाएंगे, जैसे मोमबत्ती का दिखाया है ना इसमें। हाँ, तो इसमें जब आप इसको जलाएंगे ना, हाइड्रोजन को जब आप जलाएंगे, हाइड्रोजन के नजदीक आप जब मोमबत्ती लेकर के जाएंगे, तो ये वायुमंडल की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके पॉप की ध्वनि के साथ जलेगी, तो जल बनेगा। इसको हम कैसे कर सकते हैं, संतुलित भी करना है इस तरीके से। और साथ में जब आप जो ऑक्सीजन वहां बनती है, तो ऑक्सीजन जो है वो सहायक होती है। मोमबत्ती को जब ऑक्सीजन वाली टेस्ट ट्यूब के पास ले जाएंगे, तो मोमबत्ती जो है बड़ी ज्वाला के साथ जलेगी, तेज प्रकाश के साथ जलेगी। तो इसका अर्थ है कि ऑक्सीजन जो है वो दहन में सहायक है, जबकि हाइड्रोजन खुद दहित होती है, जलती है। थोड़ा सा रहा, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। क्रियाकलाप 1.8, एक्टिविटी 1.8। चाइना डिश में 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड लीजिए। टेक अबाउट 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड इन अ चाइना डिश। आपको बताया था ना, कांच की नली होती, कांच की तस्तरी होती, प्लेट सी होती, छोटी सी। इसका रंग क्या है सिल्वर क्लोराइड का, व्हाट इज इट्स कलर, व्हाइट होगा सिल्वर क्लोराइड। इस चाइना डिश को थोड़ी देर के लिए सूर्य के प्रकाश में रख दीजिए, धूप में रखना है। प्लेस दिस
चाइना डिश इन सनलाइट फॉर सम टाइम, थोड़ी देर पश्चात सिल्वर क्लोराइड के रंग को देखिए, ऑब्जर्व द कलर ऑफ द सिल्वर क्लोराइड आफ्टर सम टाइम। ये देखिए खिड़की से धूप आ रही है, यहां चाइना डिश है, इसके अंदर क्या डाला है, सिल्वर क्लोराइड। चित्र 1.7 सूर्य के प्रकाश में सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का होकर सिल्वर धातु बनाता है। कैसा हो गया, धूसर रंग। आप देखेंगे कि यहां अंग्रेजी में देते हैं सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट टू फॉर्म सिल्वर मेटल। तो ये देखिए आप देखेंगे कि सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का हो जाता है। धूसर रंग यानी जो काले और सफेद रंग को जब हम मिक्स करते हैं तो ग्रे बोल देते हैं उसको, वो धूसर होता है। यू विल सी दैट व्हाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट। प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर तथा क्लोरीन में वियोजन के कारण से ऐसा होता है। दिस इज ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन बाय लाइट। ये देखिए सिल्वर क्लोराइड, सूर्य का प्रकाश सनलाइट में, ये सिल्वर में, चांदी में परिवर्तित, सिल्वर ये नहीं चांदी Ag, और क्लोरीन गैस इससे निकल जाती है। सिल्वर ब्रोमाइड भी इसी प्रकार अभिक्रिया करता है। सिल्वर ब्रोमाइड भी सिल्वर ब्रोमाइड आल्सो बिहेव्स इन द सेम वे। तो ये देखो सिल्वर ब्रोमाइड, यहां सिल्वर क्लोराइड था, सूर्य के प्रकाश में चांदी अलग हो जाता, सिल्वर अलग हो जाता, ब्रोमीन गैस उड़ जाती है। ऊपर दी गई अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। ब्लैक एंड व्हाइट जो फोटोग्राफी थी उसमें किया जाता है कौन सी, ये वाली, ये इसका, ये क्या होता था, जो फिल्म होती थी उस पर सिल्वर ब्रोमाइड होता था, और जैसे ही उसको क्लिक किया जाता, प्रकाश गिरता था, तो क्या होता था, ये सिल्वर अलग हो जाता था, ब्रोमीन उड़ जाती थी। तो सिल्वर का रंग कैसा होता है, व्हाइट, सफेद, और जहां नहीं होगा वो काला। तो ब्लैक एंड व्हाइट जो फोटोग्राफी होती थी इसमें यही प्रयोग होता था। द अबव रिएक्शन आर यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। व्हाट फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कॉजिंग दिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन? ये है लाइट एनर्जी। हमने देखा कि वियोजन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वी हैव सीन दैट द डिकम्पोजिशन रिएक्शंस रिक्वायर एनर्जी ईदर इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी फॉर ब्रेकिंग डाउन द रिएक्टेंट्स। जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। रिएक्शन इन विच एनर्जी इज अब्सॉर्ब्ड आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो क्या हो गया, पहले जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा निकलती थी उनको हमने बोला ऊष्माक्षेपी या एक्सोथर्मिक, और जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है, ऊर्जा लेती है, चूसती है, उनको ऊष्मा शोषी अभिक्रिया या एंडोथर्मिक अभिक्रियाएं कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित क्रियाकलाप करें। कैरी आउट द फॉलोइंग एक्टिविटी। एक प्रणाली में लगभग 2 ग्राम बेरियम हाइड्रोक्साइड लीजिए। टेक अबाउट 2 ग्राम बेरियम हाइड्रोक्साइड इन अ टेस्ट ट्यूब। इसमें 1 ग्राम अमोनियम क्लोराइड डालकर जहां कांच की छड़ से मिलाइए। एड 1 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड मिक्स विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड। अपनी हथेली से प्रणाली के निचले सिरे को छुएं। टच द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब विद योर पाम। हथेली से आप कैसा महसूस करते हैं? व्हाट डू यू फील? क्या ये अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अथवा ऊष्मा शोषी है? इज दिस एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन? यह आपके करने के लिए है। कुछ क्वेश्चन है वो भी करेंगे। विस्थापन अभिक्रिया हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आज हमने रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकारों के बारे में डिस्कस किए। उसमें 2 प्रकार हमने डिस्कस किए। पहली संयोजन, यानी 2 या 2 से अधिक प्रकार के पदार्थ मिलकर के एक पदार्थ बनाते थे। दूसरा प्रकार जो था वियोजन अभिक्रियाएं, यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जो एक पदार्थ 2 या 2 से अधिक पदार्थों में
टूटते थे। तो ये डिकम्पोजिशन या वियोजन जो है वो 3 प्रकार के हो सकते हैं। कौन से? जिसमें थर्मल डिकम्पोजिशन हो सकती है, ऊष्मीय वियोजन होता है, या उसमें इलेक्ट्रिक विद्युत डिकम्पोजिशन हो सकती है, या उसमें प्रकाश से भी हम उसका वियोजन कर सकते हैं। तो ये 3 प्रकार हैं। अगले पार्ट में हम अगला प्रकार जो है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ेंगे, यानी हटाने वाला। तो आज इतना ही। आपसे अनुरोध रहता है कि ये मेरा YouTube चैनल जो है लर्न स्मार्ट विद अशोक बुकारिया, उसको आप सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगता लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और साथ में इसके डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी ऐप जो है लर्न स्मार्ट विद अशोक बुकारिया बनाई है, उसको भी आप सब्सक्राइब करें। आप ये जो प्ले स्टोर है उससे डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप को डाउनलोड करना बिल्कुल फ्री है। आने वाले समय में जब आपके साथ हम आगे बढ़ेंगे तो आपको टेस्ट की भी हम तैयारियां करवाएंगे, चाहे वो नीट है, चाहे जेई है, या अन्य जो नौकरियों के जो टेस्ट हैं उनकी तैयारी करवाएंगे। लेकिन आपके पास ऐप होगी तभी आप इसका लाभ उठा पाएंगे। धन्यवाद।